लेकिन उनके मरने के जो 8-10 दिन के बाद जिस तरीके से मुश्तबा खामनेई आए हैं, उनकी जो धाक है, उसकी जो धमक है, वो अमेरिका और इजराइल पर बहुत बुरी तरीके से सिर पर हावी है। क्योंकि इनके बारे में आपको मैं बता दूं, ये 56 साल के मुश्तबा खामनेई हैं। इनके बारे में दावा किया जाता है कि 2-3 चीज़ों पे इनका बड़ा सटीक पकड़ है। पहली, IRGC के जितने भी टॉप कमांडर हैं वो इस चेहरे के ऊपर मरने मारने को उतारू हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इनका शूरा होता है, जिसमें 88 मौलवीज होते हैं जो सुप्रीम लीडर को चुनते हैं, उसका लगभग 90% सब इनके फेवर में है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको खुद मिसाइलों के भंडार और मिसाइलों की टेक्निक उसी वक्त बता दी गई, उसी वक्त समझा दी गई थी, उस रणनीति को समझा दिया गया था जब सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने बोला था कि हमने जो जून 2025 का हमला झेला है, उसके बाद हमें कल्पना से परे अपनी युद्ध की तैयारियां करनी है। और उसी का नतीजा है कि जो जागरोस की पहाड़ियां 1600 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई हैं, वो आज ईरान का सबसे बड़ा मिसाइल भंडार बन चुके हैं। अमेरिका थक गया है बम मार मार के। अमेरिका समझ नहीं पा रहा है कि हम कहाँ किसको क्या उड़ाएं। वो बार बार दावे कर रहा है कि हमने उनका 60% मिसाइल भंडार उड़ा दिया है। वो बार बार दावे कर रहे हैं ट्रंप कि हमने 6 से 7 हज़ार, सुनिए, 6 से 7 हज़ार हमने मिसाइलें ईरान की उड़ा दी हैं। इतनी तो मिसाइलें खुद ईरान ने क्लेम नहीं की थी कि उसके पास हैं, लेकिन ट्रंप जो हैं वो बोलते हैं तो फिर बोलते ही चले जाते हैं। उन्होंने बोला कि साहब हमने एक ही धमाके में इनकी 7-8 हज़ार मिसाइलें थीं, वो उड़ा दी। अब स्थिति ये है कि ईरान जो है वो इनके लिए एक गले की हड्डी बन गया है। गले की हड्डी कैसे बन गया है? गले की हड्डी का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो 4 ऑब्जेक्टिव थे, यानी कि 4 इनके जो मकसद थे, जो मिशन थे अमेरिका और इजराइल के, उनमें से एक भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सबसे पहला था कि भाई वो यूरेनियम कहाँ है जो 460 केजी, जिससे 10 से 11 एटम बम बनाए जा सकते हैं, वो अब तक क्यों नहीं मिला और वो तबाह अब तक क्यों नहीं हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान के पास जो इतनी घातक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें फतेह 1, फतेह 2, खुर्रम शहर 4 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, इमाद, गदर, ऐसी मिसाइलों का जखीरा आखिर कितना है, इसका कैलकुलेशन बिल्कुल गलत था। उनको अंदाजा ही नहीं था कि इनके पास कितनी मिसाइलें हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उनको ये पूरी उम्मीद थी कि तेहरान की सड़कों पर खामनेई का तख्ता पलट देखते हुए वो देखेंगे, और इसकी उनको पूरी कल्पना उन्होंने कर ली थी कि जैसे ही 48 घंटे पूरे होंगे हमारे भीषण हमले के और खामनेई को हम मार देंगे, उसके बाद तेहरान की सड़कों पर तख्ता पलट की जश्न की तस्वीरें दिखाई देने को मिलेंगी। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि ट्रंप और नेतन्याहू ने एक भी ऐसी तस्वीर तेहरान के मुख्य चौराहों पर नहीं देखी है। दूर दराज के इलाकों में जरूर कुछ लोगों ने जश्न मनाया जो कुर्द इलाके थे, इसके अलावा कहीं कोई जश्न की तस्वीर नहीं दिखी। आज की तारीख में पूरा ईरान जो है वो बर्बादी के कगार पर है। वहाँ पर अब बहुत जल्दी हो सकता है अंधेरा हो जाए। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने आज एक बयान दिया है कि हम पूरे ईरान को अंधेरे में डुबो देंगे और इतने बम मारेंगे कि दोबारा वहाँ पे कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचेगा। तो IRGC के एक कमांडर हैं जब्बार, उन्होंने क्या बोला है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अंधेरा करो, हम फिर जब तुम्हें अंधेरे में काटेंगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम किधर से आए और किधर हमने तुम्हें कब्र में पहुँचा दिया। तो यहाँ पर जो भाषा है बयानों की, वो ज़मीन से ज़्यादा खूनी हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि पूरे सुसाइडल मोड में ईरान जा चुका है। और IRGC के जो कमांडर्स हैं वो अभी भी बहुत बड़ी तादाद में हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अब तक ईरानी नौसेना के 50 से ज़्यादा युद्धपोत डुबो दिए गए हैं। अब तक ऐसा दावा किया जाता है कि उनकी जो एयरफोर्स है ईरान की, वो लगभग 90% साफ़ हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद आपको पता ही है कि ईरान की एयरफोर्स का कोई मतलब ही नहीं था। उसके पास 70 और 80 के दशक के फाइटर जेट थे जो आज कहीं टिकते ही नहीं हैं। तो उसने तो उनको खुले में ऐसे छोड़ दिया कि चलो तुम इसी पे थोड़े से बम मार लो। लेकिन ये जो मेन उसकी ताकत है ईरान की, वो है उसकी खुर्रम शहर 4 जैसी मिसाइलें, सेजल जैसी मिसाइलें। ये वो मिसाइलें हैं जो सीधे इजराइल कि दिल तेल अवीव पे अटैक कर रही हैं। ये वो हैं जो हाइफा को उड़ा रही हैं, जो बहुत बड़ा बंदरगाह है इजराइल का। ये बैन गुरियन जो उनका सबसे बड़ा कहते हैं ना एयरपोर्ट या एयर बेस है, उस तक पहुंच चुकी हैं। और ऐसे दावे किए जाते हैं कि दक्षिणी जो तेल अवीव का इलाका है वहाँ बहुत बुरी तरीके से तबाही हुई है, बहुत ही बुरी तरीके से। और आप देखिए हिजबुल्लाह ने क्या काम किया। हिजबुल्लाह लेबनान पे क्यों अटैक करने लगा अचानक इजराइल? इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह ने देखा कि अब ईरान ने बहुत हद तक इनके एयर डिफेंस को चकमा दिया है, और आयरन डोम, एरो 3, एरो 4 और पैट्रियाट और थ्रेड जैसी जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच चुका है। तो इसका लाभ लेते हुए अब लेबनान की तरफ से उत्तरी इजराइल के ऊपर
10-10 मिनट में 100-100 रॉकेट दागे गए। और उत्तरी इजराइल में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो हिजबुल्लाह की वजह से इजराइल को हो रहा है। और इसीलिए खामनेई ने बोला है कि इन सब की जो जड़ है वो कौन है, वो हैं मुस्तबा खामनेई 56 साल के। और इसीलिए नेतन्याहू ने क्या बोला है कि हम मुस्तबा खामनेई को मार देंगे, हम एक भी लीडर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनको पैरों में मामूली चोटें आई हैं, लेकिन ईरानी मीडिया के कुछ सोर्सेज के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि मुस्तबा खामनेई की स्थिति बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। आज तो खैर पेंटागन ने भी इसको लेके बोला है कि मुस्तबा खामनेई की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। उनके पैर और जो पेट वाला हिस्सा है जिसमें लीवर है उसको बहुत ही ज़्यादा गहरा घाव आए हैं, जिसकी वजह से वो इस होश में ही नहीं है कि इस समय ईरान में कहाँ हमला हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में शायद उनको नहीं पता है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आदमी को ये भरोसा हो जाए कि मेरा लीडर जिंदा है, तो वो कोमा में हो और चाहे वो कब्र के अंदर हो, जो लड़ाके होते हैं वो यही मान के चलते हैं कि मेरा लीडर मेरे पीछे खड़ा है। और यही खामनेई जब मारे गए, जिनको वहाँ बोलते हैं ना कि सबसे बड़ी ईरान के लिए अगर किसी ने शहादत दी है तो अली खामनेई ने दी है, उसी का नतीजा है कि आज पूरा ईरान जो है वो ऐसे लड़ रहा है कि जैसे खामनेई मौजूद हों। वो आज भी ऐसे लड़ रहा है कि जैसे उसके सारे कमांडर जिंदा हों। इसी तरीके से जो ट्रंप हैं उनके लिए जो DIA की रिपोर्ट आई है, मैं फिर से आपको बता दूं, ये डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो पेंटागन, जो रक्षा मंत्रालय बोला जाता है अमेरिका का, उसके अंडर में ये काम करती है। और ये एक रिपोर्ट तैयार करती है जो वॉशिंगटन DC को दी जाती है। और वहाँ पे ये क्लियर कट बताया जाता है कि दुश्मन की क्या ताकत है, क्या कमज़ोरी है, उसके पास कितनी मिसाइलें हैं, वो कब तक हमला कर सकता है, कब तक हमला नहीं कर सकता है। और मज़ेदार की बात यह है कि इनकी जो DIA की जो रिपोर्ट आई है, जो दी गई है, उसके बारे में उसको पकड़कर ट्रंप ने अपना माथा पीट लिया है कि यार ये कैसी रिपोर्ट दे रहे हो। मुझे तो बताया था नेतन्याहू ने कि बस कुछ हमें यहाँ अटैक करना है, यहाँ अटैक करना है, उसके बाद हमारा तख्ता पलट हो जाएगा और आराम से हम लोग क्या करेंगे, ईरान को अपने कब्जे में ले लेंगे। वहाँ जो रज़ा पहलवी अमेरिका में बैठे हुए हैं उनको आराम से वहाँ का शासक बनाएंगे और फिर हम जैसे चाहेंगे वैसा हम ईरान को अपना घुमा लेंगे और बिल्कुल वेनेजुएला बना देंगे। थोड़ा सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इतना ही तो होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी हुआ ही नहीं। ये इनके लिए कोड़ में खाज बन गया है। नेतन्याहू और ट्रंप के लिए ईरान युद्ध कोड़ में खाज बन गया है। आज की स्थिति में अगर नेतन्याहू जरा भी ढील दे दें तो 48 घंटे के अंदर खाड़ी से और सब अड्डों से अमेरिका की सेना वापस जाने लगेगी, ये तय है। सिर्फ नेतन्याहू के भारी दबाव के चक्कर में ट्रंप जो है वो अपना फैसला सही से ले नहीं पा रहे हैं और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि नहीं, अब तो युद्ध खत्म हो चुका है। मतलब वो पूरी दुनिया में ये एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि ईरान हार गया है, मैं जीत गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। नेतन्याहू कह रहे हैं भैया कहाँ जा रहे हो, पैर पकड़ रहे हैं, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो चले जाओगे यहाँ से, आपका जो घर है वो तो 7-8 हज़ार या 11 हज़ार किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ ये हमको अकेले में मारेंगे। और इधर भी क्या हुआ, इधर ईरान ने बोला है कि अगर खाड़ी के देशों से यानी कि पश्चिमी एशिया में जितने भी अड्डे हैं, अभी जो मेन अड्डे हैं जिन पे अटैक किया वो हैं 27, टोटल मिला के हैं 7 अड्डे अमेरिका के। उसका बिल्कुल क्लियर कट कहना है ईरान के कमांडर्स का कि अमेरिका की सेना को यहाँ से तुरंत वापस जाना पड़ेगा, वरना इसके अंजाम बहुत ही भयानक होंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो आपने मामला देखा ही है वो आपको पता ही है, रोज़ तेल के टैंकरों में धमाके कर करके जो तेल की कीमतें वो $100 के पार जा चुकी हैं। और ऐसी स्थिति ये है इसलिए आई है क्योंकि रूस और चीन ने जिस तरीके से ईरान की अब तक मदद की है उसको जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं वो कोड़ में खाज बन गया है। आपको बताएं सबसे लेटेस्ट जो बयान आया है, जो चिंता जाहिर की है, वो ब्रिटेन के रक्षा मंत्री हैं जॉन हीली ने क्या बोला है कि मैं आपको पक्के तौर पर बता सकता हूं, मेरे पास ऐसी खुफिया रिपोर्ट्स हैं, मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि ईरान युद्ध में पुतिन का अदृश्य हाथ आ चुका है और वो पूरी ताकत से ईरान की मदद कर रहे हैं। ये जो पुतिन का अदृश्य हाथ बताया जा रहा है वो ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली की तरफ से बताया जा रहा है। और आपको बता दूं, बाकी देशों पर आप भरोसा करो या ना करो, लेकिन ब्रिटेन के जो मंत्री या टॉप लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो कभी हवा ही नहीं बताते हैं, वो वही बताते हैं जो एग्जैक्ट उनको कुछ मिलता है, वो ज़्यादा खुल के नहीं बोलते हैं। लेकिन इसीलिए जॉन हीली के जो बयान है उसको लेकर बड़ा ही कहते हैं ना ट्रंप और इजराइल वो सोच में पड़ गए हैं कि अगर इसी तरीके से हमारे अड्डों पे हमला होता रहा, इसी तरीके से हमारे एयर डिफेंस तबाह होते रहे तो हम करेंगे क्या। अभी की मैं स्थिति आपको ये बता दूँ कि जो 2500 मिसाइलें दागी गई हैं उसमें से आप जो समझ लो 2100 मिसाइलें अमेरिका और इजराइल के अड्डों पर दागी गई हैं। 3000 तक हैं, लेकिन उसमें से 2100 जो हैं वो अमेरिका और इजराइल के अड्डों पे दागी गई हैं। पहले ही दिन मैं आपको बता रहा हूँ, इजराइल पे 315 मिसाइलें दागी थी, बैलिस्टिक मिसाइलें भी थी उसके अंदर और ड्रोन की तो संख्या अलग थी। और जब पहली बार युद्ध हुआ था तब पूरे 12 दिन के युद्ध में लगभग 600 से 700 मिसाइलें ईरान ने इजराइल पे दागी थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मिसाइल को दागना कोई ऐसा नहीं है कि उसको माचिस लगाया और रॉकेट को उड़ा दिया, उसका पूरा लॉन्चर सिस्टम होता है, उसकी लोकेशन ट्रैक करना, जहां आपको अटैक करना है उसके सारे डेटा को फीड करना और
सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कई इसमें मिसाइलें ऐसी होती हैं जिसका फ्यूल जो है वो लास्ट मिनट पे उसको उसमें भरा जाता है। इसमें आपको मैं बता दूं, बैलिस्टिक मिसाइलों में और क्रूज़ मिसाइलों में कुछ मिसाइलें ऐसी हैं जिनको हम अलग अलग टुकड़ों में रखता है ईरान, और आखिरी वक्त में उसको जोड़ता है, उसके अंदर फ्यूल डालता है, उसका एक कॉम्बिनेशन होता है, उस फ्यूल को डालता है। वो किस हिसाब से डालता है कि उसको कितनी दूर अटैक करना है। अब जैसे ईरान ने एक औसत निकाल रखा है कि उसको कम से कम 400 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 1800 किलोमीटर तक मार करनी है। वो उसी हिसाब से उसका फ्यूल भरता है, उसी हिसाब से उसको अटैक करता है, उसी हिसाब से उसका वॉरहेड को सेट करता है। इसीलिए जब क्या हुआ, ईरान ने अच्छे तरीके से तबाही मचा ली तेल अवीव के अंदर, हाइफा के अंदर, बेन गुरियन के अंदर, शेनबेत के अंदर, तब उसने क्या बोला कि अब जो हम हमला करने वाले हैं वो 1 से 2 टन वॉरहेड वाली मिसाइलों से करेंगे। और ये इसका मतलब आप जानते हैं, ये अपने आप में परमाणु धमाके की गूंज जैसा होगा। परमाणु धमाका नहीं, परमाणु धमाके की जो गूंज होती है ना, जो कानों को सुन कर देती है, जो शरीर के जो उसकी शॉक वेव्स होती हैं, जो शरीर को चटका सकती हैं, ये ऐसा वॉरहेड होता है जो कहते हैं ना बुरादा बना के रख देगा बिल्डिंगों का। और इसी का हमला जो तेल अवीव पे है वो देखा गया है, और इसी को लेकर नेतन्याहू सबसे ज़्यादा परेशान है। ऐसे भी दावे किए गए हैं कुछ रिपोर्ट में कि 8 मार्च के बाद से नेतन्याहू का सीधा लाइव कोई भी भाषण अब तक नहीं आया है। इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा कोई डेडली तरीके से अटैक करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स हैं, जो इस वक्त मोर्चा संभाले हुए हैं। और इस वक्त ऐसी भी खबरें हैं कि जो जितना भी कमांड यूनिट है इजराइल की, वो सब बंकर से अपने आप को पूरा उसने पैक कर रखा, वहीं से वो सारी प्लानिंग बना रहे हैं, वहीं से अपनी दिशा निर्देश दे रहे हैं, वहीं से सारे अटैक हो रहे हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 2 हफ्ते की जंग के बाद भी ईरान जो है वो पूरी चट्टान के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। और अमेरिका और इजराइल, इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम आखिर इसको हराएं कैसे। अब एक ही चीज़ है, ट्रंप हर हालत में इस युद्ध को ख़त्म करके वापस जाना चाहते हैं। नेतन्याहू का सीधा सा मकसद है कि जब तक हम ईरान से खामनेई शासन का पूरा सफाया नहीं करेंगे, हम तब तक अपना युद्ध नहीं रोकेंगे। और इसीलिए नेतन्याहू ने बोला कि आने वाले दिनों में अब वो ईरान नहीं होगा जो आज का ईरान था। आने वाले दिनों में अब वो पश्चिमी एशिया आपको नहीं दिखाई देगा जो आज आपको दिखाई देता है। इसके पीछे का मकसद क्या था? इसके पीछे का सीधा सा मकसद था, नेतन्याहू ने इशारे में बता दिया कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब इजराइल का एक बहुत बढ़िया साझेदार बन सकता है, क्योंकि सऊदी अरब इस समय ईरान से बहुत बुरी तरीके से गुस्सा है। वो पाकिस्तान तक का सहारा ले रहा है। और आपको पता ही होगा कि शहबाज शरीफ अपने कुछ मंत्रियों के साथ सऊदी अरब जा रहे हैं, प्रिंस सुल्तान से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि सर हम आप हमसे जहाँ बोलो वहाँ हम बम मारने को तैयार हैं ईरान के ऊपर। और हो सकता है कि पाकिस्तान इसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर करे, हो सकता है ईरान को हराने के लिए आखिरी चोट पाकिस्तान की ज़मीन से स्टार्ट हो ईरान की तरफ, क्योंकि उनकी सीमाएं आपस में बड़ी आसानी से मिलती हैं और दूरी भी कम होगी और इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। इसीलिए ट्रंप ने बोला है कि अगले हफ्ते जो हम बड़ा हमला करने जा रहे हैं वो ईरान पर निर्णायक हमला होगा। उसके बाद ईरान की हम कमर पूरी तरीके से तोड़ देंगे। फिलहाल ट्रंप की बातों में हम इसलिए ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि जो उनके जो दावे होते हैं वो हमेशा खोखले साबित होते हैं। उनके बयान हर 8, 10, 15, 20 घंटे में बदल जाते हैं। उनकी सारी जो प्लानिंग है जिसके वो दावे करते हैं मीडिया के सामने, वो खोखली साबित होती हैं। और इसीलिए अब जो ईरान है उसके लिए रूस और चीन जो हैं वो रामबाण साबित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जहां रूस उसको इंटेलिजेंस इनपुट भरपूर दे रहा है, वहीं पोटेशियम परक्लोनेट, आपको बता दें सोडियम परक्लोनेट एक ईंधन होता है जो मिसाइल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, उससे भरे हुए 2 जहाज़ चीन से ईरान की तरफ रवाना हो गए हैं। और ये वही सोडियम परक्लोनेट है जो मिसाइलों के अंदर यूज़ करेगा ईरान। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये युद्ध लंबा खिंच रहा है, वरना 2-2 जहाज़ चीन से नहीं चलते। और चीन भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता, ना ही धमकी देता कि हमारे जहाज़ों पे हमला नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आप समझ लीजिए। और ये लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, आप देखिएगा इन लोगों की हिम्मत नहीं है कि चीन के जहाज़ों पर हमला कर लें। उनको पता है कि अगर चीन अपने असली मकसद में उतर आया तो वो इनकी छोटी छोटी जो पनडुब्बियाँ भी इधर उधर घूम रही ना, उन तक को नष्ट करवा सकता है ईरान से। और अब हमें ये देखना होगा कि अगर ईरान के पास वास्तव में मिसाइल क्षमता भरपूर बची है तो वो कब तक युद्ध करता है। अब ये सब कुछ इस पर तय होता है कि ईरान इस युद्ध को किस तरीके से लेगा। अभी तक का अगर हम बात करें तो ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता से पूरी दुनिया को चकरा दिया है, चकित कर दिया, दंग कर दिया है। और मिसाइल के मामले में ईरान ने साबित कर दिया है कि उसकी मिसाइल और उसके ड्रोन का तोड़ सुपर पावर अमेरिका और इजराइल के पास भी नहीं है। और अब देखना होगा कि अगर ज़मीन पर अमेरिका की फ़ौज उतरती है तो उसका क्या नतीजा निकलता है। आगे जो भी 24 से 48 घंटे के अंदर बड़े डेवलपमेंट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। मैं इतना आपसे ज़रूर कहना चाहता हूं कि मेरी टिप्पणियों पे अपनी टिप्पणियां ज़रूर करिए और आप बताइए कि ये युद्ध किस तरफ जा रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया में खलबली है,
तेजी से बढ़ रहे हैं। हर देश में कोहराम मचा हुआ है गैस तेल को लेकर। आप बताइए कि इस संकट की घड़ी में भारत का रुख क्या होना चाहिए? फिलहाल भारत के पक्ष को लेकर ईरान जो है वो बेहद खुश है और उसका कहना है कि भारत हमें के साथ हमारे अटूट संबंध है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत हमारा इसी तरीके से साथ देगा। भारत ने अमेरिका इजराइल दोनों को बोला है कि हम आपके साथ हैं, हम चाहते हैं कि इस युद्ध को रोकिए। अब देखना होगा कि ईरान की जिद जीतती है या ट्रंप और नेतन्याहू का वो कहते हैं ना मिशन, जिसके बारे में उन्होंने कल्पना की थी कि हम एक दिन एक ऐसा ईरान स्थापित करेंगे जहां ना परमाणु बम होंगे, ना ही वहां पे बैलिस्टिक मिसाइलें होंगी और ना ही वहां पर हूती, यमन और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के समर्थन करने वाले लीडरशिप होगी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल इस पर आप टिप्पणियां जरूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।